Read कि it's a silent killer. Truly, it's a silent killer. 10% जो population है that is suffering from CKD. CKD होता क्या है? CKD means chronic kidney disease. That kidneys are getting damaged permanently. लोगों को कैसे नहीं पता चलता? कोई सिम्टम नहीं आता है इसका? Early इसका कोई specific symptom नहीं होता because end stage kidney disease में सारे symptoms आने लगते हैं. काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है. ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 90 to 95% ऑफ टोटल लोड ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज. हाउ डज द ट्रीटमेंट प्रोग्रेसेस? बेसिक प्रिंसिपल इज कि हमें रूट कॉज को हिट करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है और अर्ली इंटरवेंशन करना है. कौन कौन सी स्क्रीनिंग आप जनरली कितने ड्यूरेशन में एक इंसान को किडनी चेकअप के लिए करानी चाहिए? हाई रिस्क ईच एंड एवरीवन आई गेस शुड हैव अ. हाउ इज लाइफ when somebody is on dialysis? कि डायलिसिस वो सारे काम नहीं कर पाता जो एक हेल्दी किडनी कर रही थी. जब we know कि transplant can make the life better, then why people still choose dialysis? इन्हें काफी सारे हर्डल्स हैं. ओह, स्टेज 4 and 5 जब तक पहुंच गई है, एट दैट स्टेज हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ का फिल्टर पॉडकास्ट, जहां हम किडनी की छोटी छोटी डिसीजेस को भी डाइसेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपनी किडनी को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख सकते हैं. आज हमने बात की है क्रॉनिक किडनी डिसीज की, CKD. ये एक ऐसी डिसीज है जो जनरली लोगों को एकदम एंड स्टेज पे पता चलती है एंड लिटरली इसका जो आज सर ने बताया है, द परसेंटेज, द नंबर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम CKD इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी अवेयरनेस फैलाने की, क्योंकि मेन रीजन ये बढ़ने का यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि तुम्हारी किडनी में कुछ इशू है. सो लेट्स डीप डाइव इन CKD, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो. Today we have Dr. Neeraj Goyal with us. Dr. Neeraj Goyal, who specializes in kidney transplant, is here with us to unpack everything, right from the common causes of CKD in India and prevention strategies to dialysis, transplantation, and how lifestyle changes can influence kidney health. Namaste, sir. Welcome Namaste. to Life का Filter podcast with Zydus. And आज के ये एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ एट द सेम टाइम. एक्साइटेड बिकॉज आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट किडनी डिसीजेस, CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस. एंड जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा, आई रेड कि इट्स अ साइलेंट किलर. इतने लोगों को बहुत एंड या बहुत लास्ट स्टेजेस पे पता चलता है कि दैट दे आर सफरिंग एंड दे समटाइम्स डिले द सिम्टम्स एंड एवरीथिंग. सो आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आपसे आज मैं सारी वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पाऊंगी थ्रू Zydus का प्लेटफॉर्म. सो दैट्स वन थिंग. एंड नर्वस इसलिए क्योंकि अ वेरी क्लोज पर्सन इन माई लाइफ हैज दिस CKD डिसीज. इसकी वजह से मैं बहुत टाइम से इसके बारे में पढ़ती आ रही हूँ, रिसर्च करती आ रही हूँ. तो देयर हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैड ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अगर मैं CKD से जो मैंने ये चीज बोली, आप क्या बोलेंगे? डू यू थिंक कि एक साइलेंट किलर है एंड हाउ इज इट? डू पीपल नो अबाउट इट? क्या है, आपको कैसा लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नोना. एंड या ट्रूली इट्स ए साइलेंट किलर. और मैं कुछ आपको फिगर्स बताऊं तो यू विल बी एक्चुअली सरप्राइज्ड कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका अप्रॉक्सीमेटली 10% जो पॉपुलेशन है दैट इज सफरिंग फ्रॉम some stage of CKD. तो approximately we have 150 CR population. तो उसका 10% जो है हमारी जनसंख्या का, हमारी इंडियन पॉपुलेशन का, किसी ना किसी स्टेज की CKD से सफर कर रहा है. एंड व्हाट आई वाज सरप्राइज टू नो रिसेंटली कि ये लास्ट डेकेड में इतना रैपिडली बढ़ा है कि अभी नाउ द रीसेंट स्टडीज आर शोइंग इट टू बी इन द रेंज ऑफ 15 to 16% It has ओवरऑल increased. प्रेवलेंस. In how many years? ओवर लास्ट डेकेड. अगर 10 साल 10 पहले की years, बात की जाए तो स्टडी यूज टू कोट द डेटा जो भी हमारे पास इनफॉर्मल रफ डेटा होता है, डेटाबेस है इंडिया का. तो नियरली 10% ऑफ पॉपुलेशन वाज सफरिंग फ्रॉम CKD एंड नाउ दिस नंबर हैज गॉन अप बाय 15-16% टू 15-16% ओवर लास्ट 10 years. सो कितना रैपिडली ये बढ़ रहा है. एंड ट्रू इट्स ए साइलेंट किलर क्योंकि इसका कोई भी सिम्टम ऐसा सच नहीं होता. सिम्टम्स कम एट ए मच लेटर स्टेज, जिसको हम स्टेज 4 या 5 कहते हैं. मैं अगर शुरुआत से एक बार पहले, अगर फॉर द ऑडियंस हु डोंट नो CKD होता क्या, एक बार आप ब्रीफ में अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं. CKD मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज, है ना. सो किडनी की बीमारी की जब हम बात करते हैं
तो इट कैन बी ए टेम्परेरी डैमेज बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीजेस जो कि कंप्लीटली रिकवर कर जाएगा और इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज AKI, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी. और सेकेंड इज CKD. CKD मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज. दैट किडनीज आर गेटिंग डैमेज्ड permanently and this is not going to be reversible. So kidneys cannot go back to their actual original health status. That is called as CKD. And देखिए, मैं ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन नॉर्थ ऑफ दिल्ली को केटर करता हूँ. इवन नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. सो दिस इज द पॉइंट टू हाईलाइट कि ना सिर्फ रूरल इंडिया में, इवन अर्बन इंडिया में, अर्बनाइज सोसाइटी में भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है. सो दैट इज द रीज़न कि पेशेंट्स लेट स्टेज पे आ रही हैं और जो हमारा बर्डन है हेल्थ सिस्टम का वो क्रॉनिक किडनीज का बढ़ता जा रहा है. एंड इट इज़ ए साइलेंट किलर, आई गेस वर्स देन और नेक्स्ट टू कैंसर, है ना. इट इज़ ग्रोइंग लाइक दैट. और इसमें कुछ है, इसका बढ़ रहा है क्योंकि somehow it is related to our lifestyle, है ना. जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस है डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रॉलिज्म या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी. तो ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं और यही सारे मेजर कॉजेज हैं हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज के. These are the major causes. Okay. या ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, मतलब they are responsible for nearly 90 to 95% of total load of chronic kidney disease. They are responsible. तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है इंडिया में, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं हम, तो प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से हमारा लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, वैसे वैसे CKD बढ़ रही है. बट आपने जैसे बोला कि ये जो जितना रैपिडली ये ग्रो हो रहा है, लोगों को कैसे नहीं पता चलता? अगर समथिंग इज हैपनिंग, कोई सिम्टम नहीं आता है इसका? देखिए, सिम्टम्स देयर इज नाउ वन इज जनरल पॉपुलेशन जो भी हैं, जिसमें स्वस्थ अस्वस्थ, है ना, मतलब हेल्दी या डिजीज सब लोग आते हैं. और एक होते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन, है ना. हाई रिस्क पॉपुलेशन है जो डायबिटिक्स हैं, लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, या जिनको हमें पता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ है या किसी टाइप की किडनी डिजीज़ अभी सफ़र करी है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह बोलते हैं, या जिनको किडनी इन्फेक्शंस रहती हैं, तो दे आर एट हाई रिस्क पीपल फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़. तो उनमें तो एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए जिनको ये तीनों बीमारी है, जिनमें हाँ जो रिस्क फैक्टर्स हैं, हु आर एट हाई रिस्क. दैट इज़ द ओनली वे फॉर अर्ली डायग्नोसिस. और जनरल पॉपुलेशन का अगेन वी कैन से कि type of screening has to be there, annual health checkup has to be there, and awareness about the disease. But early इसका कोई specific symptom नहीं होता because kidney has got a huge reserve. जब तक kidneys nearly 75 to 80% उनका जो reserve है वो damage नहीं हो जाता, तब तक उसमें as such कोई specific symptoms नहीं आते. Specific symptoms mostly starts coming at stage 4 or stage 5. तो इसमें जैसे आपने 2-3 चीजें बताई. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बोला कि स्पेसिफिक सिम्टम्स जो भी हैं जो आते हैं, तो जो बेसिक चीजें होती हैं किडनी का, जैसे यूरिन फंक्शन है कि कभी यूरिन ज्यादा आना या यूरिन इन्फेक्शन होना, ये सब किडनी के फंक्शनिंग हो रहा है वो रिलेटेड नहीं होता है. एज सच किडनी इन्फेक्शंस होना इज नॉट ए symptom of chronic kidney It's disease. not a symptom. It can be a cause of chronic kidney disease, जिनको बार बार untreated infections होती हैं ना, तो दिस कैन बी कॉज ऑफ किडनी डिजीज. बार बार इन्फेक्शंस होना जो भी है, दे ऑल फॉल अंडर हाई रिस्क पॉपुलेशन. तो उनमें तो जो भी जिसको इन्फेक्शन होएगी वो तो हॉस्पिटल पहुंच ही जाएगा, और जब वो उसकी टेस्टिंग होएगी, वैल्यूएशन होएगी, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज का अगर कॉम्पोनेंट है तो वो सामने आ जाता है. बट इन जनरल पॉपुलेशन देयर इज नो सिम्टम्स एज सच. तो जब स्टेज 4 स्टेज 5 जो आपने बोला वहां तक पहुंच गए, तो वहां से फिर क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं? वहां से सिम्टम्स आते हैं, देखिए जो सिम्टम्स हैं दे विल बी रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ किडनी बेसिकली, है ना. सो किडनी इज आर फिल्टर ऑफ द बॉडी. तो जो भी हम खा पी रहे हैं उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सेसिव फ्लूइड है ना, जो बॉडी का जो ब्लड में जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद,
जो अनवांटेड मेटाबोलाइट्स बचते हैं बॉडी में, जो टॉक्सिन्स बचते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, हम जो भी फूड आइटम्स ले रहे हैं उसमें फॉर एग्जांपल कलर्स हैं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो अल्टीमेटली ये बॉडी से जब एक्सक्रीट होते हैं तो देर आर ओनली टू वेज, इधर दे विल बी रिमूव्ड वाया पू पॉटी और दे विल बी रिमूव्ड वाया यूरिनेशन. मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो यूरिनेशन से होती हैं. तो दैट फिल्ट्रेशन पोर्शन इज मेनली टेकन केयर बाय किडनीज. तो दे आर आरओ फिल्टर्स ऑफ द बॉडी. तो जैसे ही हमारी किडनीज डैमेज होती हैं बियॉन्ड सर्टेन स्टेज, स्टेज 3, स्टेज 4 पे, तो वो फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो कम होने लगता है. तो उसकी वजह से जैसे पानी अगर एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं निकाल पाएगी किडनी जितना है, तो उसको यूरिन आना कम हो जाएगा और वो जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड है वो बॉडी में रिटेन होने लग जाएगा. तो उससे फेशियल पफिनेस, चेहरे पे सूजन आना, आंखों के आसपास सूजन आना, अर्ली मॉर्निंग हम कहते हैं, या बॉडी में किसी और पोर्शन में स्विमिंग आना, पाँव पे सूजन आना, ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं. जब थोड़ा सा और प्रोग्रेशन हो जाता है तो ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये हमारे हॉलो स्पेसिस में जाने लग जाएगा. तो सबसे इजीली अवेलेबल हॉलो स्पेस क्या है? हमारे लंग्स, विच आर फिल्ड बाय एयर. तो दैट एयर विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्सेसिव फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड, और उससे फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाएगी. एंड दूसरा, किडनी क्या करती है, जैसे मैंने बताया अभी कि अनवांटेड जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करती हैं. तो उनकी अमाउंट ब्लड में बढ़ने लग जाएगी, यूरिया क्रेटिनिन वगैरह बढ़ने लग जाते हैं जो है. तो उससे यूरिमिक सिम्टम्स आने लगते हैं, भूख ना लगना, नोजिया फीलिंग होना, वॉमिटिंग की सेंसेशन आना, पुअर ओरल इनटेक. तो इस टाइप के. तीसरा, फिर किडनीज में जो हमारा हीमोग्लोबिन जो बनता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा खून लाल कलर रंग का है, तो उसकी जो मैच्योरेशन प्रोसेस है उसमें किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट एक योगदान रहता है. तो जैसे ही हमारी किडनीज फेलियर की तरफ जाती हैं, एडवांस स्टेज सीकेडी होती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन ड्रॉप करने लगता है ना, इनीमिया जिसको हम कहते हैं. तो इनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इनीमिया ऑफ सीकेडी होता है. उस वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, वीकनेस वगैरह रहना, और ये सारे सिम्टम्स उस टाइप से दे आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. इसमें भी जैसे आपने बताया सिम्टम्स, तो मेरे को तो ये लग रहा है बहुत लोग ऐसा होता होगा कि ये सिम्टम्स को भी बहुत लाइट लेके कि कुछ नहीं हो रहा. दैट इज द मेन इशू, क्योंकि ये सिम्टम्स जैसे थकान है, थकान हिंदुस्तान में इज सच ए कॉमन वर्ड दैट उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं. थकान को, चेहरे का पीलापन, क्योंकि वैसे ही 30 to 40% पॉपुलेशन हमारी इंडिया की एनीमिक है. तो दैट इज द रीजन. लैक ऑफ अवेयरनेस, ओवरऑल पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर एक्सेस कम है हेल्थ सर्विसेज को. बड़े शहरों की अगर बात ना की जाए, छोटे शहरों में इवन जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, MBBS से कम वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो बहुत इंटीरियर्स को वो करते हैं, केटर करते हैं पॉपुलेशन को, वहाँ भी लैक ऑफ अवेयरनेस है. तो दैट इज द रीजन कि ये सारा there is delay in diagnosis. Yeah, and that is why जो silent killer आपने बोला. There are early symptoms and early signs वो usually ignore हो जाते हैं because there are not specific symptoms. तो आपने जैसे स्क्रीनिंग की बात की थी अभी कि एक तो रिस्क फैक्टर में जो है जिन्हें डायबिटीज है, बीपी है और ओबेसिटी है, और एक जो नॉर्मल है, तो उसमें उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए. कौन कौन सी स्क्रीनिंग आप जनरली कितने ड्यूरेशन में एक इंसान को किडनी चेकअप के लिए करानी चाहिए? हाई रिस्क पेशेंट्स हम जब बात करते हैं तो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं वही लोग या वही बीमारियां जो किडनी या सीकेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किडनी फेलियर या सीकेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे मोस्ट कॉमन इज टाइप 2 डायबिटीज, सेकेंड इज हाइपरटेंशन, थर्ड इज जो इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनट्रीटेड और रिकरेंट किडनी स्टोन्स. किडनी स्टोन्स आर टेकन वेरी लाइटली. मैं ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ साथ मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड इन फर्स्ट इंटरेक्शन कोई भी पेशेंट ये एक्सेप्ट नहीं करता कि किडनी स्टोन है और उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, है ना. सो एवरीबडी फील्स के किडनी स्टोन्स तो ऐसे ही हैं, पानी पी के निकल जाएंगे, बियर पी के निकल जाएंगे, एंड देन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, दे मे हैव सर्टेन रोल. विल नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन, बट डेफिनेटली अप टू सर्टेन साइज जो कि बॉडी की कैपेसिटी में है, जो नेचुरली पास हो सकते हैं ना. तो देर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो कि जिनको हम
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं दे सकते हैं। तो अनट्रीटेड स्टोन डिजीज हो गया, बार बार किडनी इन्फेक्शंस होना, रिकरेंट यूटीआई जिसको हम बोलते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स, क्योंकि हमारे सेल्फ मेडिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो रहता है। तो ओवर द काउंटर पेन किलर्स है ना, अनसुपरवाइज्ड कोई सर्टेन एंटीबायोटिक्स, तो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज इन इंडिया। तो ये सारे जो हैं दे आर हाई रिस्क फॉर किडनी डिजीज, दिस पीपल आर हाई रिस्क। तो इनमें तो दे शुड हैव रेगुलर फॉलो अप विद अ किडनी स्पेशलिस्ट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, जिनके पास अभी कोई जिनको किडनी की डिजीज फिलहाल नहीं है। एंड देन जनरल पॉपुलेशन एवरीबडी, बिकॉज देखिए डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी मोस्टली लोगों को स्क्रीनिंग पे ही पता चलता है ना। तो ईच एंड एवरी वन आई गेस शुड हैव अ जनरल हेल्थ चेकअप एटलीस्ट साल में एक बार, वंस यू क्रॉस द एज ऑफ 35 ईयर्स और 40 ईयर्स कि जब हम वो क्रॉस करते हैं तो वंस ही नहीं। और बहुत सिंपल टेस्ट हैं, जैसे ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, देन यूरिन रूटीन एनालिसिस होता है जिसमें प्रोटीन लीकेज का कंटेंट पता चल जाता है, और उसमें अगर प्रोटीन आ रहा है तो दैट गिव्स अस एन आइडिया कि जी किडनी कमज़ोर हो रही है, बिकॉज नॉर्मल यूरिन में कभी प्रोटीन रिलीज नहीं होता। एंड सिमिलरली एक यूरिनरी ACR बोलते हैं, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजिली अवेलेबल वेरी चीप स्क्रीनिंग टूल्स है ना। ऑल दीज टेस्ट विल हार्डली कॉस्ट $200-300 और मैक्सिमम $400 डिपेंडिंग ऑन कि किस लैब में है। और अल्ट्रासाउंड किडनीज का, तो ये 3-4 टेस्ट से वी कैन स्क्रीन द जनरल पॉपुलेशन, वी कैन हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि किडनीज हेल्थ कैसी है, और अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज पे हम उनको पकड़ सकते हैं। आपने इसमें क्रिएटिनिन बोला, वो आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस। क्रिएटिनिन फर्स्ट ऑफ ऑल सर होता क्या है एंड व्हाई दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर CKD? ये किडनी फंक्शन टेस्ट का ही देखिए, यूरिया और क्रिएटिनिन हमारे, हम ये कह सकते हैं जो हमारे बॉडी में डे टू डे बेसिस जो भी मसल्स में या बोन्स में तोड़फोड़ हो रही है, फिर बॉडी उनकी सेल्फ रिपेयर करती है, तो ये उसका एक रेजिड्यूल वो है क्रिएटिनिन है ना, एक रेजिड्यूल मटेरियल है जो कि ब्लड में सिक्रीट होता है, उससे किडनी फिल्टर करके इसको बाहर निकाल देती है। और जब किडनीज फेलियर में चली जाती हैं तो यूरिया और क्रिएटिनिन इनका कंटेंट ब्लड में जो नॉर्मल वैल्यूज है उससे एक्सीड करने लगता है, और वो हम सिंपल टेस्ट से इसको जान सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड किडनी फंक्शन टेस्ट। क्या है जनरली नॉर्मल वैल्यूज, और कितना ऐसे कि एक्सीड हो गया तो लोगों को लगता है कि इट इज गोइंग एट नॉर्मली जैसे एक्सेप्टेबल अडल्ट्स की अगर बात की जाए तो 0.7 से लेके 1.2 तक क्रिएटिनिन मानते हैं, इट्स नॉर्मल। हाँ, बट थोड़ी सी रेंज कैन डिफर, लाइक वो कैलिब्रेशन जिसको बोलते हैं मशीन टू मशीन या लैब टू लैब, इट कैन बी 1.1 फॉर सम लैब्स, इट कैन बी 1.2 फॉर अदर लैब। ऐसी सिमिलरली यूरिया इज समवेयर अराउंड 15 to 40 एक नॉर्मल रेंज मानते हैं। तो वो एक्सीड करेगा तो यानी कि किडनी पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, स्पेशली इन द बैकग्राउंड अगर किसी को कोई वो डिजीजेस है, जैसे डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, स्टोन डिजीज है, तो दैट इज हाउ वी सी इन कॉम्बिनेशन। तो इसमें अगर सपोज अब किसी ने टेस्ट कराया, उसके ये आ गया कि क्रिएटिनिन का लेवल 1.2 1.4 से ऊपर है, या यूरिया जो आपने बोला एक लेवल से ऊपर है, देन व्हाट्स द प्रोसेस? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने जो बोला, वन थिंग वाज स्कैरी कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो हाउ डज दैट वर्क? देखिए, अगर कुछ ऑल्टर्ड KFT आता है उसमें ये है कि अगर आपने इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट करवाए थे तो द फर्स्ट एडवाइस इज कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को या किडनी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, तो आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। यू मे नीड सम इंटरवेंशन, क्या रहता है, क्या कारण है, आगे जो भी है, इट मीन्स के एटलीस्ट यू आर एट रिस्क ऑफ किडनी डिजीज, यू मे बी सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज ना, वो कौन सी स्टेज है, क्या है, तो बट हमें तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए बिना कोई देरी किए। तो उसमें फिर क्या ट्रीटमेंट्स, मैं आई वांट टू गेट इनटू दैट। उससे पहले मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला ना कि डिटोरिटेशन होता है कंपैरेटिवली, कुछ भी हो रहा है, तो ये दोनों किडनीज का ऐसे साइमल्टेनियसली होता है कि देयर इज पहले एक किडनी जाती है फिर दूसरा किडनी, हाउ डज दैट वर्क? देखिए, ये आपने अच्छा पूछा। क्रॉनिक किडनी डिजीज बेसिकली हम कहते हैं जब दोनों किडनीज इक्वली इफेक्ट होती हैं,
है ना। क्रॉनिक किडनी डिजीज मीन्स मैंने आपको कहा कि ओवरऑल किडनी का जो मास है, रिजर्व है, वो अफेक्ट हो रहा है। तो ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल फंक्शन ऑफ किडनीज, दोनों मिला के ही बात की जाती है। अगर एक हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की किसी कारणवश एक किडनी डैमेज होगी, दैट मे बी बिकॉज ऑफ स्टोन डिजीज, उसको इन्फेक्शन होगी, और वो एक वॉलंटरी किडनी डोनर हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को, सगे संबंधी को एक किडनी डोनेट कर दी, तो एक नॉर्मल इंसान को, या उनको सपोज एक किडनी में कैंसर आ गया, तो अगर वो उसकी एक किडनी हमने रिमूव कर ली तो पीछे एक किडनी रह गई है, तो ही इज नॉट CKD, उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं कह रहे। क्रॉनिक किडनी डिजीज आर काइंड ऑफ मोस्टली सिस्टमिक कंडीशंस ना, सिस्टमिक कंडीशंस, दे आर नॉट लोकलाइज्ड, ऐसे नहीं है दे आर लोकलाइज्ड टू वन पर्टिकुलर साइड ऑफ किडनी, दे आर सिस्टमिक। जैसे शुगर है, तो शुगर आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है। अगर हम किडनी की बात की जाए तो दोनों किडनीज के सारे नेफ्रॉन्स को इफेक्ट कर रही है। किडनी के अंदर छोटे 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 किडनीज होती हैं जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं, दे आर इन लैक्स, है ना। तो वो पूरे नेफ्रॉन्स को इकट्ठा इफेक्ट कर रही है। अगर BP है तो वो पूरे नेफ्रॉन्स को इकट्ठा इफेक्ट कर रही है। अगर इन्फेक्शंस हो रही हैं या बॉडी में हम पेन किलर्स का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो वो पेन किलर्स सारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, तो वो पूरा ही इफेक्ट कर रही है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज हम कहते हैं जब दोनों किडनीज अफेक्ट हो रही हैं, या किसी की सॉलिटरी किडनी थी वो अफेक्ट हो रही है। ओके। तो इसमें जो आपने, अब हम ट्रीटमेंट्स के जैसे हम बात करते हैं कि अब मैंने जितने पढ़े हैं कि या तो मेडिसिन चलती हैं, या डायलिसिस पे आते हैं, या ट्रांसप्लांट पे आते हैं, तो हाउ डज द ट्रीटमेंट प्रोग्रेसेस, कैसे होता है कि फर्स्ट जो आप बोल रहे हो कि बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज, ये रिवर्स तो कुछ होता नहीं है, तो हाउ डज दैट वर्क? देखिए, एक स्टेज है, जैसे स्टेज 4 और 5 जब तक पहुंच गई है, तो at that stage it is usually not reversible and it is progressive. But it is progressive. It is progressive after stage 3. After stage 4, stage 5 is usually progressive. But definitely उसको भी हम उसका progression slow कर सकते हैं with the help of medicines या जो भी है, मतलब by an expert advice. और जो stage 1 और stage 2 है, उसमें we can halt the progression. We can halt the progression कि वो स्टेज 4 या स्टेज 5 में लैंड ना हो। इफ पेशेंट, हम जो प्राइमरी उसका बेसिक डिजीज है, जैसे कोई हाइपरटेंसिव था या डायबिटिक था, उसको अगर हम उसको जो रूट कॉज है उसको एड्रेस कर लेते हैं, एडिक्वेट डायबिटिक कंट्रोल है फॉरएवर, है ना, नॉट विद इनफ्रीक्वेंट वो के बीच बीच में अनकंट्रोल हो गया, बीच में कंट्रोल हो गया। और किडनी की जो कुछ प्रोटेक्टिव मेडिसिन्स हैं, देयर आर फ्यू ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स, तो वो जो किडनी CKD प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं, और दे आर रीनल प्रोटेक्टिव एज वेल, ना, तो वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इस प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज में, स्टेज 1-2 में जैसे एक पार्शली रिवर्सिबल हो सकती है ये। बट ए पर्सन कैन हैव नॉर्मल लाइफ टाइम इफ किडनी डिजीज इज डायग्नोज्ड एट अर्ली स्टेज। बहुत अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाती है, तो बहुत सारे लोग हैं, अगर वो प्रॉपरली सारी रिस्ट्रिक्शंस, परहेज फॉलो कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, और जो बेसिक रूट कॉज था उसको एड्रेस किया जा रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि उनको प्रोग्रेशन टू किडनी फेलियर नहीं हो। बट अगर जो 3rd और 4th पे हैं वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगेन सब मेडिसिन ले रहे हैं, बट वी कैन डेफिनेटली स्लो डाउन द स्लो इट डाउन, बट अल्टीमेटली फेलियर होगा। दैट मे और मे नॉट इन लाइफ टाइम। अच्छा, हाँ, अगर बहुत स्लो प्रोग्रेशन हो रहा है, अगर कोई 65 पे डायग्नोज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही विल एंड अप इन डायलिसिस। हाँ, इसीलिए अर्ली, देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल इज कि हमें रूट कॉज को हिट करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है, और अर्ली इंटरवेंशन करना है ना। एक हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि देयर यूज्ड टू बी ए रिएक्टिव अप्रोच, कि कुछ होगा तो उसको हम रिएक्ट करेंगे। नाउ वी यूजुअली टेक इट ए प्रोएक्टिव अप्रोच। सो दोज हु आर एट रिस्क, उनको स्क्रीन करें, उनको हम ऐसी इंटरवेंशंस करें कि किडनी डिजीज़ में वो प्रोग्रेस ही ना करें। जो किडनी डिजीज़ में जा चुके हैं उनकी स्टेज प्रोग्रेशन ना हो, और जो ऑलरेडी लाइक स्टेज 4 स्टेज 5 में है, उनको हम जितना टाइम बिना डायलिसिस के दे सकते हैं, दैट मे बी मैनी ईयर्स, दैट मे बी मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन रूट कॉज और कितना स्लो प्रोग्रेशन हो रहा है। और जो फिर फाइनली उसमें जा चुके हैं, एंड स्टेज किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं स्टेज 5 पे, तो उनको अर्ली इंटरवेंशन से
जो किडनी फेलियर की आगे कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट किया जा सके। सो ट्रांसप्लांट से पहले डायलिसिस इज द बिफोर स्टेप, ऐसा होता है, या डायलिसिस और ट्रांसप्लांट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन? बेसिकली देखिए, अभी स्टेज 5 ऑफ किडनी डिजीज को हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज, कि नाउ दिस इज एंड स्टेज एंड इट कैन नॉट गेट रिवर्स्ड। एंड स्टेज किडनी डिजीज में सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, और किडनीज का मोर देन 90% रिजर्व जो है वो जा चुका होता है, तो दे आर ऑन 5 to 10% रिजर्व एट मैक्सिमम। तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी में, वो रिटेन होएगा, था सांस में दिक्कत आने लगेगी। जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड्स होते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट करने लगेंगे, दे आर वेरी टॉक्सिक, दे आर हार्मफुल टू द हार्ट ना, उनसे इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर पोटेशियम होता है हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट, एक पोटेशियम आयंस होते हैं, उनका जो एक्सेसिव अमाउंट है वो किडनी निकालती है, तो ये सारी चीज़ों का इम्बैलेंस होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम जिसको बोलते हैं। तो दे आर इमीडिएटली हार्मफुल, दे कैन बी रीजन फॉर इवन डेथ अगर हम इनको टाइमली एड्रेस नहीं करते। या किसी को लंग्स में पानी चला गया तो वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो दे कम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो डायलिसिस प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, है ना। सो दैट विल प्रोवाइड यू like immediate, and that will take you out from the जो immediate life threatening condition थी उससे बाहर ले आएगा। but that relief is temporary, depending on कि patient की body की overall requirement कितनी है, उसकी requirement कितनी, किडनी फेलियर की स्टेज क्या है। जैसे कुछ लोगों को किडनीज की फिल्ट्रेशन फंक्शन बंद हो जाता है, बट उसके बावजूद वो थोड़ा यूरिन प्रोड्यूस करते रहते हैं, मतलब दैट यूरिन एक्सेसिव फ्लूइड निकल जाता है, आप ये समझो, बट वो फिल्ट्रेशन नहीं करते, मतलब जो अनवांटेड पोटाशियम होगा, एसिड होगा, वो नहीं निकालेंगे। तो उनमें थोड़ी सी रिलेटिवली हो सकता है डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम रहे। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही एनयूरिया जिसको हम बोलते हैं, कि किडनीज ने यूरिन प्रोडक्शन भी बंद कर दी, वो टोटल शटडाउन में चली गई, और वो फिल्ट्रेशन भी नहीं कर रही और वो पानी भी नहीं निकाल रही। तो उस केसेस में डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ती है, रेगुलर होता है। कुछ लोगों को ऑल्टरनेट डे चाहिए होता है, कुछ लोगों को ट्वाइस ए वीक चाहिए होता है, कुछ लोगों को वंस ए वीक भी मैनेज हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना रिजर्व बचा हुआ है, कितना किडनी कर पा रही है, कितना स्ट्रिक्टली वो डाइटरी रिजीम्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं। बट हाउ इज लाइफ व्हेन समबडी इज ऑन डायलिसिस? डेफिनेटली डिफिकल्ट। अगर हम मेजॉरिटी लोगों की बात की जाए तो पेशेंट्स मोस्टली डिमोरलाइज हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, कुछ मतलब लोअर परसेंटेज है जो हु आर डूइंग वेल ऑन डायलिसिस। बट आप ये देखिए, एक इंसान को अगर हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल जाना है, 3.5 या 4 घंटे का 4 आवर्स द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन एक डायलिसिस कराना है, 1 घंटा पहले वो हॉस्पिटल से निकलेगा, 1 घंटा वो बाद में आएगा। उसके बाद बहुत कम डायलिसिस पेशेंट्स ऐसे होंगे जो सेल्फ ड्राइव करके या अपने इंडिपेंडेंटली चले जाएंगे, डायलिसिस करा के आ जाएंगे। 1 या 2 फैमिली मेम्बर्स उनको कंपनी करते हैं, तो एक फैमिली पे वो बर्डन बनने लगते हैं, है ना। एक तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी जो भी बेसिक जॉब है वो चली जाएगी अगर 3 दिन में है। जो हम इंडियन सिनेरियो की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन बेस्ड जो रियलिटी में बात कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो एक हम कह के हैंडीकैप हो गए, एक फैमिली मेम्बर्स 1-2 लोग और साथ में सफ़र करेंगे जिनको रेगुलरली हॉस्पिटल आना है। बाकी डायलिसिस वो सारे काम नहीं कर पाता जो एक हेल्दी किडनी कर रही थी। जैसे आपको बताया कि डायलिसिस विल टेक आउट एक्सेसिव फ्लूइड्स। हम नाप सकते हैं कि पोटाशियम ज़्यादा हुआ एक्स्ट्रा पोटाशियम निकाल देगा, किसी को एसिड ज़्यादा हुआ एक्स्ट्रा एसिड निकाल देगा। बाकी अनेकों ऐसे काम है जो किडनी कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, तो वो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होएगा, सो दे विल बी ऑन मेनी ड्रग्स फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। फिर एक होता है हीमोग्लोबिन जो हमारा बनता है, जिस वजह से खून हमारा रेड कलर का है, तो वो हीमोग्लोबिन मैच्योरेशन नहीं हो पाती, तो वो पार्शली सप्लीमेंट हो जाता है इंजेक्शंस की फॉर्म में। वीकली या मंथली इंजेक्शन, 15 दिन पे इंजेक्शन लगता है डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट को फॉर एवर। बट उसके बावजूद मेजॉरिटी पेशेंट्स को एनीमिया रहता है। एनीमिया रहता है तो समटाइम्स दे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है बार बार, तो दे आर एट रिस्क ऑफ सीरियस इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C।
तो किडनी पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी सी की जो प्रेवलेंस है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा पाई जाती है, यही उसका रीज़न है। कि फिर विटामिन डी जैसे है उसकी मैच्योरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनीज का। एंड विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, मसल हेल्थ। तो जब विटामिन डी कम रहता है तो उनको सीकेडी रिलेटेड बोन डिजीज होती है, मसल वेस्टिंग होने लगती है। और एक चीज़ और पाई गई है कि किडनी पेशेंट्स की अगर हम बात करें जो डायलिसिस पे हैं परमानेंट, उनको एडवर्स कॉर्नरी इवेंट यानी कि हार्ट अटैक जैसे की संभावना, या कॉर्नरी सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसमें स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक जिसको हम बोलते हैं, तो दे आर मच मोर कॉमन एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। तो किडनी पेशेंट्स अक्सर किडनी फेलियर से नहीं मरते। डेथ का रीज़न मोस्टली या तो एडवर्स कार्डिक इवेंट होएगा या फिर कोई ब्रेन स्ट्रोक होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये चीज़ें बहुत कॉमन है। अगर हम दो ग्रुप में फॉर एग्जांपल डिवाइड कर लें कि एक वो सारे किडनी पेशेंट्स जो परमानेंट रेगुलर डायलिसिस पे हैं, और एक वो सारे पेशेंट्स जो डायलिसिस से मुक्त होकर मतलब ट्रांसप्लांट में जा चुके हैं और एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट से जी रहे हैं, तो रिस्क ऑफ डेथ विल बी एटलीस्ट 10 times हायर फ्रॉम स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक इन डायलिसिस ग्रुप एज कंपेयर टू द पेशेंट्स जिनका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो चुका है। एंड दे लिव लॉन्गर, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स लिव लॉन्गर एज कंपेयर टू परमानेंट डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट्स। दे हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ ईयर्स ही नहीं दे रहा ट्रांसप्लांट, उनको जिंदगी लंबी नहीं कर रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर रहा है। इसमें सर मैं आपको 2 इंस्टेंसेस पूछूंगी, आप बताना। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज की बहुत जो उनका एक है कि ये बात होती है कि 18 साल से वो डायलिसिस पे हैं, बट आपने एकदम प्रैक्टिकल साइंटिफिक साइड बताई है। ये साइड जब हम दूर से देखते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ चलो, आई थिंक पीपल कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ टू। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? आई मीन बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि दिस इज द देखिए, एक्चुअल जब हम ये रियलिटी। बात कर रहे हैं तो ये हम पूल्ड डेटा की, पूल्ड नंबर्स की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड, मतलब हजारों लाखों लोग ओवरऑल प्रेवलेंस कहता है भी टोटल कितने नंबर इफेक्ट हो रहे हैं क्या है। हम इसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम डायलिसिस पे निकाल देंगे और वो अच्छा करेंगे नॉर्मल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज वीजा बेस, मतलब डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें। बट बहुत सारे लोग हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं होता। अ इंडिविजुअल कैन डू रियली वेल ऑन डायलिसिस एंड ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल मे नॉट सर्वाइव आफ्टर इवन ट्रांसप्लांट। आपको पता होगा कुछ बड़ी बड़ी फिगर्स है ना, अभी सेलिब्रिटीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनका ट्रांसप्लांट हुआ एंड ही डिडंट सर्वाइव। सो पर्सन स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते, बट ओवरऑल अगर हम बात किया जाए बहुत सारे लोग होंगे जो डायलिसिस पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इज इट अ पेनफुल प्रोसेस डायलिसिस? डायलिसिस एज सच इज नॉट ए पेनफुल प्रोसेस, बट हाँ बहुत सारे लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। क्यों, क्या होता है? क्योंकि आपका पूरा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है बाहर एक मशीन के थ्रू ना। तो जो भी डायलिसिस एक्सेस बोलते हैं, जैसे एवी फिस्टुला होता है या कुछ ऐसे ही आपकी पाइप लगी होगी जो आपकी मेजर ब्लड वेसल्स में जाएगी, जैसे नेक में, या परमानेंट एक टनल्ड कैथेटर होता है, परमाकैथ बोल देते हैं। तो उसमें से मशीन में से एक कनेक्शन लगेगा जो आपका ब्लड खींच रहा है, फिर वो एक फिल्टर के थ्रू क्रॉस कर रहा है, रिसर्कुलेट हो रहा है, फिर वो आपके ब्लड में वापस चला जाता है। तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल, मतलब जो एक बॉडी नेचुरल बना के भेजी तो उससे छेड़छाड़ हो रही है। तो उस वजह से हर इंसान अच्छे से नहीं टॉलरेट कर पाता। कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग ट्रांसप्लांट नहीं जैसे टॉलरेट कर पाते। इसमें सर जो आपने जैसे बताया ना वीकनेस, एज इन डू पीपल लूज वेट इन? यस, मोस्टली डायलिसिस पे धीरे धीरे वो बॉडी हाँ लूज आउट होती है, प्रोटीन लॉस होता है, हाँ, है ना, बोन लॉस होती है। तो आफ्टर फ्यू इयर्स आपने सोसाइटी में देखा मेजॉरिटी, एक डॉक्टर होने के नाते या किडनी स्पेशलिस्ट होने के नाते, मतलब हम तो चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि ये किडनी पेशेंट्स है, नया है, पुराना है, लंबे समय से डायलिसिस पे है, तो वो फेशियल अपीयरेंस में नजर आने लगता है। आई आस्क दिस क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कहीं कि जिनको ऐसे सीकेडी का है, कोई अगर अर्ली स्टेज है, तो दे शुड मेंटेन अ सर्टेन वेट आल्सो, सो दैट आगे जाके उनको वीकनेस और ये सब का इशू ना हो। सो व्हाट शुड बी एन एवरेज बीएमआई दैट यू थिंक अ किडनी पेशेंट शुड जनरली मेंटेन?
एज सच BMI तो देखिए हम या weight आप कहेंगे, बताएं तो। हाँ नहीं वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा अगेन, कि उनका प्री डिजीज BMI क्या था, डिजीज में किडनी डिजीज से सफर होने से पहले उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। बट हाँ, किडनी डिजीज में न्यूट्रिशन एंड डाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी आप स्टेज 5 की बात कर रहे हो डायलिसिस पेशेंट्स पे, मोस्टली दे गो इनटू कैकेक्सिया, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशनल डिप्लीशन हो रही है विद एवरी पासिंग डे। वो प्रोटीन लूज कर रहे हैं, मसल मास लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और बहुत सारी मिथ्स भी हैं इसमें कि बहुत सारे लोग प्रोटीन का सेवन कम कर देते हैं, जबकि डायलिसिस पेशेंट्स को एक हेल्दी इंडिविजुअल से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। तो दे शुड हैव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक। वो सब जो है किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे, या एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होते हैं वो एक पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। एंड अर्ली स्टेज किडनी डिजीज जो स्टेज 1, 2, 3 है, वहाँ हमें मॉडेस्ट करने से थोड़ा सा हम प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। अगेन इट इज़ डिजीज स्पेसिफिक, स्टेज स्पेसिफिक, तो बट न्यूट्रिशन का रोल बहुत ज़्यादा है। हमें माल न्यूट्रिशन अवॉइड करना है, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक लेना है, और वो जो भी BMI है वो मेंटेन करना है। वो मेंटेन, हाँ दिस इज आपने बहुत बड़ा मिथ बोला है, क्योंकि पीपल जस्ट स्टॉप ईटिंग प्रोटीन बिकॉज ये बोला जाता है कि प्रोटीन खाओगे। जब आप डायलिसिस पे हो तो आपकी प्रोटीन इनटेक जो है बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ओके, एंड प्रोबब्ली एट 3 और समथिंग तो आप खाओ, पर मॉडरेट अमाउंट में खाओ एट स्टेज 3। हाँ, अर्ली स्टेज पे थोड़ा सा मॉडेस्ट इनटेक होता है, बट स्टिल जितनी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो हमें चाहिए। देखिए प्रोटीन हमारे बॉडी की ईंटें हैं, दे आर लाइक ब्रिक्स ऑफ अवर बॉडी। तो सारी बॉडी तो प्रोटीन से बनी है, हमारे सारे सेल्स, हमारे बोन्स, हमारे मसल्स, और सारी रिपेयर जो है वो भी प्रोटीन ने करनी है। सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सर मेरे को एक सबसे बड़ा सवाल इधर आ रहा है, जब आपने कंपेयर, जब हम कर रहे हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, तो जब वी नो कि ट्रांसप्लांट कैन मेक द लाइफ बेटर, इट्स अ वन टाइम, तो देन व्हाई पीपल स्टिल चूज डायलिसिस? आई वांट टू डीप डाइव थोड़ा ट्रांसप्लांट में भी, हाउ डज दैट वर्क, पर उससे पहले कि व्हाट्स द माइंडसेट बिहाइंड पीपल कि वो ट्रांसप्लांट तक जाते हैं, हाउ इज इट जनरली? ना काफ़ी सारे हर्डल्स हैं। देखिए सबसे बड़ा हर्डल है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर्स इंडिया में। दूसरा मैं कहूँगा लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसप्लांट अभी अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी भी कह सकते हैं, अगर हम छोटे शहरों की या रूरल इंडिया की बात करें तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको इलेबोरेट मैं करूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर्स। डोनर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लाइव रिलेटेड डोनर, कि कोई जीते जी फैमिली मेंबर्स अपने लव्ड वंस को जो किडनी डिजीज से पीड़ित हैं उनको अपनी एक किडनी दान दे रहा है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि भगवान ने हमें 2 किडनीज दी हैं, और अगर दोनों किडनीज हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, दे आर वर्किंग अप टू देयर नॉर्मल 100% पोटेंशियल, तो एक किडनी हमारे जीवन काल के लिए काफ़ी है। तो एक किडनीज हम सेफली डोनेट कर सकते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स में जिनकी दोनों किडनीज 100% नॉर्मली फंक्शनिंग कर रही। इसको हम कहते हैं लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट। अब जब हम लाइव रिलेटेड डोनर्स की बात करते हैं उसमें एक तो है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो बहुत सारी फैमिलीज में एक कंपैटिबल डोनर है हु इज़ हेल्दी, जो किडनी अपनी दे सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को, चाहने वालों को बचा सकते हैं, बट उनको अवेयरनेस नहीं है। उसके अराउंड मिथ्स इतनी सारी हैं कि डोनर को भी किडनी डिजीज़ हो जाएगी या डोनर बचेगा नहीं, या हमारे पास गांव के लोग आते हैं वो कहते हैं जी किडनी देने के बाद भी वो परमानेंटली बेड पे पड़ जाएगा, बेड रिटर्न हो जाएगा। तो दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। जनरली वैसे होता क्या है? व्हाट्स द सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो? अगर हम स्क्रीन करके देखिए, इट इज़ ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज साइंस। बेसिकली ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट होने लग गया। जिस स्थिति में आज हम हैं इन ईयर 2025, इसको यहाँ पहुँचने में लास्ट 65-70 ईयर्स की जो है कंटिन्यूस डॉक्टर्स की एफर्ट्स हैं, रिसर्च है ना, और देयर हैज़ बीन रेगुलर इम्प्रूवमेंट इन आउटकम्स। ट्रांसप्लांट की जो आउटकम है वो पिछले 75 साल का जो नतीजा है जिस पे हम आज ये बात कर रहे हैं। तो उसमें एक प्रोसेस है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया
कि वो कौन डोनेट अपनी किडनी कर सकता है। अगर हम उन क्राइटेरियाज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो हम ये पहले रूल आउट करते हैं कि हमारे ये इंटेंडेड ऑपरेशन से, किडनी लेने से डोनर की हेल्थ पे कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ना केवल आज की लाइफ में बल्कि फ्यूचर में भी हम उसकी एक कैलकुलेशन करते हैं कि इस किडनी देने से, किडनी डोनेशन से वो आने वाले जीवन काल में, दैट में भी 10 साल, 15 साल, 20 साल के उसके नॉर्मल जीवन पे कोई उस पर एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो वो जितना अपना जीवन काल लिखवा के आए हैं वो अपना उतना जीवन काल पूरे करके जाएं। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, और उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं। तो जो डोनर उसमें फिट बैठता है उसी को आगे प्रोसीड किया जाता है। तो जब भी ट्रांसप्लांट का कुछ वर्कअप होता है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट से पहले डोनर की पूरी स्क्रीनिंग, टेस्टिंग हर टाइप से वो की जाती है। इसमें एक स्टूपिड क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, बीच में कट कर रही हूँ आपको। जो भी फैमिली मेंबर है, लाइक रिलेटेड है, लाइक ब्लड रिलेटेड, तो वो कंसिडरिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कि उसकी किडनी कैसी है, बट जनरली वो मैच होता है अपने रिलेटिव्स का जिसको भी चाहिए। दे आर जनरली अ मैच जो रिलेटिव्स होता है। ये उसमें मैचिंग के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे एक हम कहते हैं ब्लड ग्रुप मैचिंग। इसमें ना 2 एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली। वन इज मेडिकल एस्पेक्ट, सेकंड इज लीगल एस्पेक्ट। ठीक है। ट्रांसप्लांट डायलिसिस की तरह या किसी और बीमारी की तरह नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आया, आप हॉस्पिटल गए, आप एडमिट हो गए और डॉक्टरों ने आपको ट्रीट कर दिया, ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर दिया। या आपको सांस लेने में दिक्कत हुई, आपको किडनी डिजीज का पता चला, आप गए, उन्होंने डायलिसिस कर दिया, या डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है, इसकी प्रॉपर एक एक्ट है हमारा संविधान में उसका, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, THOA एक्ट। तो उसके तहत ये आता है। तो उस THOA एक्ट के तहत ये एक्सप्लेन्ड है कि किसको हम ट्रांसप्लांट के संदर्भ में एक रिश्तेदार मानते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है। तो उसमें फैमिली मेंबर्स में जैसे स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ हो गए, सिबलिंग्स भाई बहन हो गए, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, देन इन लॉज हो गए, सास ससुर हो गए जिनके फर्स्ट इस सर्कल में कोई नहीं है, फिर मौसा मौसी, मतलब जो रिलेटेड अंकल आंटीज हो गए, ऐसे मुंह बोले टाइप नहीं है ना, तो या फर्स्ट कजन्स हो गए। तो ये इतने तक वो एक्सपैंड हो सकता है। उसके क्राइटेरियाज है कि कौन दे सकता है। ये तो हुआ लीगल कंसिडरेशन। दूसरा है मेडिकल कंसिडरेशन। तो मेडिकल कंसिडरेशन में सबसे पहले हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, कि कुछ ब्लड ग्रुप्स एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप से ही ऑर्गन ले सकते हैं। फिर होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद टिश्यू मैचिंग, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे किडनी की हम बात कर रहे हैं, तो किडनी की नई बॉडी में जाकर के एक्सेप्टेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये टिश्यू मैचिंग होती है। फिर होती है HLA मैचिंग, के जीन्स लेवल पे, DNA के लेवल पे कितनी सिमिलैरिटी है डोनर और पेशेंट में। तो ये इस टाइप से होता है। मेजॉरिटी केसेस में ये मैच हो जाता है। सो ये तो आपने बताया लाइव डोनर्स का। देन यू वर कंटिन्यूइंग ऑन द अदर सेकंड पार्ट आल्सो। सेकंड टाइप ऑफ डोनेशन इज कॉल्ड एज कैडावरिक डोनेशन कह देते हैं, या हम कह देते हैं डिसीज्ड डोनर, है ना, या ब्रेन डेथ डोनर जो होते हैं। इसके कंट्रीब्यूशन अभी इंडिया में बहुत कम है। इट इज लेस देन 5%, है ना। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये जो डिसीज्ड और या कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम इतना अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है कि दे आर ऑर्गन सरप्लस। हाँ, कि वो ऑर्गन्स शेयर कर ले देते हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और इंडिया में अभी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अदरवाइज इंडिया इज सच ए ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री और हर रोज इतने रोड साइड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देयर आर few thousand डेथ्स एवरी डे बाय रोड एक्सीडेंट। और उसके सिवा जैसे ब्रेन स्ट्रोक आया किसी को, है ना, जैसे कहते हैं दिमाग में नस फट गई, ब्लीडिंग होगी, उस वजह से कोई ब्रेन डेथ हो गया। तो ब्रेन डेथ का मतलब होता है
कि उनकी ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो परमानेंट कोमा में जा चुके हैं और वो इस स्थिति से वापस नहीं आ सकते, बट अभी उनके ऑर्गन्स जो हैं दे आर फंक्शनिंग, किडनीज चल रही है, हार्ट धड़क रहा है, बट डेथ इज इमिनेंट। अभी वो सपोर्ट पे हैं तो दे कैन सर्वाइव फॉर 24 आवर्स, मे बी 48 आवर्स और इवन लॉन्गर देन दैट, बट वो नॉर्मल जीवन में वापस नहीं आ सकते, है ना। तो ब्रेन डेथ के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैडावरिक डोनेशन। इसको हमें प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसका नंबर अभी फ्यू हंड्रेड्स में है इंडिया में। यू विल बी सरप्राइज्ड अगर मैं डेटा आपको कुछ नंबर्स बताऊं। हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू रफ एस्टिमेट्स, ये रफ एस्टिमेट्स इसलिए हर बार मैं कहता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत रोबस्ट डेटा सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं बहुत वो भी वेरिड हैं। दिल्ली में एनसीआर में देखिए अलग लेवल की हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं, अहमदाबाद में जाओगे अलग लेवल की है, ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ में अलग लेवल की है, और छोटे गांव में जाओगे तो अलग लेवल की है। तो कितनी पॉपुलेशन को कौन सी बीमारियां हैं, तो वो सारा एग्जैक्ट डेटाबेस हमारे पास नहीं होता। वी डोंट हैव ए सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस वजह से ये सारे एस्टिमेट्स रफ होते हैं। तो नियरली 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग जो हैं वो हर साल ऐड हो रहे हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नोटो बोलते हैं जो बॉडी है इसको, गवर्नमेंट की जो रेगुलेट करती है जो सारा, तो लास्ट ईयर 12,000 के करीब जो है फर्स्ट टाइम किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं इंडिया में, और ये नंबर्स फर्स्ट टाइम अचीव हुए हैं। तो अब गैप देखिए डिमांड और सप्लाई में, और उसका कुछ ही परसेंटेज शेयर है जो हमारा कैडावरिक से आ रहा है, बाकी जो है लाइव रिलेटेड है। तो लाइव रिलेटेड में मिथ्स बहुत सारी हैं, इनफैक्ट दोनों में है, मतलब उनमें अलग प्रॉब्लम्स हैं। लाइव रिलेटेड में फियर है, फैमिली मेम्बर्स को अवेयरनेस नहीं है, जिनके पास डोनर्स है वो पहुंच नहीं पाते, और फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं। अगर आप 2000 से पहले जाओ, पिछले 25-30 साल में फैमिली साइज बड़ा होता था, सिबलिंग ज़्यादा होते थे। अभी फैमिली साइज छोटा होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है। वी आर इनटू न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर्स। मेजॉरिटी पेरेंट्स का सिंगल बच्चा है, कुछ के 2 हैं। और जैसे मैंने कहा ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो अक्सर ये होगा कि पेरेंट्स डायबिटिक हैं, बच्चे डायबिटिक्स हैं, भाई बहन डायबिटिक हैं, तो जो खुद पेशेंट सफ़र कर रहा है उसका भाई या पेरेंट्स भी दे आर नॉट एलिजिबल डोनर्स। सो लैक ऑफ डोनर्स, और जिनके पास है उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस। बट सर मेरे को एक्चुअली जैसे आपने बताया कि अब यू हैव गिवन अस द बाइफर्गेशन अबाउट कि ट्रांसप्लांट का सबसे बिगेस्ट रीजन कि इट मेक्स, मतलब आई कांट से दिस इट मेक्स मोर सेंस और व्हाट, बट it is actually very important. It can give you a better life, it can improve your life, that's what I feel. But ये important reasons है जिस वजह से लोग शायद अभी भी डायलिसिस में ज्यादा अटके हुए हैं, राइट? तो आई वांट टू आस्क यू, एक बार जो लोग शायद नहीं पता है जिन्हें, वो एक बार आप अगर समझा पाएंगे कि जब हमने सपोज they have found a donor for example, तो क्या है, what's the life after, how does the transplant works and what's life after transplant, how does, because lot of जो जैसे हम जितना social media और cases वगैरह सब देखते हैं, तो there are lot of again myths मान लो, confusion मान लो, people are scared कि transplant, kidney transplant कितना percentage successful होगा नहीं होगा, अभी कम से कम हम जी तो रहे हैं, उसमें क्या पता, you never know, जैसे heart ailments कुछ हो गया, तो what's the afterlife, how does that work? देखिए अगेन जब हम किडनी फेलियर में कोई जा चुका है तो इट्स ए विजा विज, है ना। या तो वो इंसान डायलिसिस पे होगा या वो ट्रांसप्लांट पे होगा, तो उनका कंपैरिजन हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं कर सकते, है ना। तो समबडी सफरिंग फ्रॉम एंड ऑर्गन डैमेज, एक वाइटल फंक्शन, 5 हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, ऐसी किडनी है, इनको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स। के वाइटल ऑर्गन्स फेल हो गए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब रही बात ट्रांसप्लांट की, लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट, इट इज़ डेफिनेटली गिव्स यू लॉन्गर लाइफ। जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं वो डायलिसिस मरीजों से ज़्यादा जीते हैं, दे हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ट्रांसप्लांट डजंट जस्ट ऐड ईयर्स टू लाइफ, इट ऐड लाइफ टू ईयर्स। तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है।
मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो एक नॉर्मल अपनी जीवन शैली में वापस चले जाते हैं जैसे अब जीवन उनका किडनी डिजीज से पीड़ित होने से पहले था, है ना। मेजॉरिटी पॉपुलेशन दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग, they are back into their job, they are back into their family life, they are back into their married life. In how many time, मतलब months और Majority of the people जो है, देखिए वो डिपेंड करता है आपका बेसिक हेल्थ स्टेटस कैसा था। अगर कोई 25 साल पे अब किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा है, हुआ अदरवाइज फिट, और वो डेफिनेटली ही इज बैक टू हिज नॉर्मल वर्क विद इन ए वीक, ही कैन। बाकी तो ये है कि आपकी मेजर सर्जरी हुई है, आप 15 दिन 20 दिन रेस्ट करना चाह रहे हो, इनिशियली थोड़ी मेडिसिन ज़्यादा होती हैं, विद टाइम उनको टाइट्रेट किया जाता है। और दूसरा है, मान लो कोई बेड रिडन था, 50-55 साल का है, बेड रिडन है, डायबिटिक हाइपरटेंसी, ओवरऑल हेल्थ पुअर थी, तो उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है ना। बट जब डायलिसिस के कंपेयर में है, वो लंबा जीते हैं, दे आर सिम्टम फ्री, उनको बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना, उनको हर ऑल्टरनेटिव डायलिसिस के लिए नहीं जाना, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब आप के रिस्क नहीं है, जब आप बार बार हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डिजीज़ नहीं होगा, यू हैव बेटर मसल हेल्थ, यू हैव बेटर बोन हेल्थ, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप अपनी जॉब में वापस चले जाते हो मेजॉरिटी लोग। अगर मैं अपना ही कहूँ, मेरे पास हर टाइप के पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा हु आर इनटू एग्रीकल्चर, जो खुद अपने से काम कर रहे हैं, पीपल हु आर ड्राइविंग, देयर आर बैंकर्स, देयर आर स्मॉल और बिग बिजनेसमैन, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने जो ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेसफुल फादर बने हैं, फैमिली कंप्लीट की है ना। तो dialysis patients mostly they suffer from these issues as well, no? And then बहुत सारे patients हैं जिनकी शादी हुई है डायलिसिस के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद, और they are into a successful married life. So then जो फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था वो खत्म हो जाता है, जो डिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई है फैमिली मेंबर्स के ऊपर ना, once you are back into your normal life. तो there are so many advantages, मतलब n number of advantages in each and every aspect. किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस के हर पहलू पे, मतलब हर जिंदगी के हर पहलू पे डायलिसिस से बेटर है हर तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि कितना सक्सेस, जो एक सक्सेसफुल, देखिए क्योंकि अभी ये एक बहुत वेल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है ना। ट्रांसप्लांट कहें या हम डायलिसिस कहें या जो भी मेडिकल साइंस कहें, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये हम अपना डिस्क्रिशनरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो वो चाहे यहाँ हो रहा है चंडीगढ़ में, या वो इंडिया में अहमदाबाद में हो रहा है, या बॉम्बे में हो रहा है, या न्यू दिल्ली में हो रहा है, या आपको यूरोप में होएगा, या अमेरिका में होएगा, या जापान में होगा, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज ना। इतना वेल कनेक्टेड वर्ल्ड है, कोई नई इनोवेशन हो रही है, कोई नई ड्रग आ रही है, कोई नई ऐसी विधि आ रही है जो आज इंडिया में है, वो कल पब्लिश होके यूएस में होएगी, जो इनोवेशन यूएस में हुई है वो कल हमारे पास अवेलेबल होएगी। तो एवरीथिंग इज वेल प्रूवन। तो जब हम वेल मैच्ड डोनर के साथ, सारी टेस्टिंग इतनी अच्छी होगी अब, जो मैचिंग के तरीके हैं, इट्स नॉट जस्ट मेडिकल साइंस में कि दवाइयों ने प्रगति की है, लैब मेडिसिन में बहुत ज़्यादा वो हुई है। जो हमारी मैचिंग के तरीके होते थे, डोनर और पेशेंट की जो आपस में मैचिंग होती है, वो बहुत इम्प्रोवाइज हो चुकी है। तो अगर हम ये सब कुछ करके चल रहे हैं, उनको प्री ऑपरेटिवली सारा अच्छा मैच डोनर है, तो सक्सेस रेट्स आर इन एक्सेस ऑफ 95%। तो 95% प्लस जो है वो आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि किडनीज चलती हैं लाइफ टाइम। अगेन देखिए, लाइफ टाइम वी कैन नॉट से लाइफ टाइम, एक मीडियन सर्वाइवल की बात बोलते हैं हम, एवरेज सर्वाइवल। तो एवरेज सर्वाइवल हम कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 12 साल, 10 से 15 साल के बीच में मीडियन सर्वाइवल ऑफ पेशेंट एंड किडनी इज देयर। बट उसमें कुछ लोग होंगे जिनको इमीडिएट रिजेक्शन हुई,
जिनकी किडनी नहीं चली, जैसे 5% हम कह सकते हैं, या फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रांसप्लांट में वो किसी ना किसी कारणवश खराब होगी, वो रिजेक्शन हो सकती है, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, सर्जिकल इश्यूज हो सकते हैं, इन्फेक्शियस इशू हो सकते हैं, या पेशेंट ही नहीं सर्वाइव किया, दे हैव अनरिलेटेड रीजंस, हार्ट अटैक आ गया या ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कोई और इन्फेक्शन रिलेटेड डेथ होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी 20 साल पे भी हेल्दी किडनी चल रही है। अगर आपने देखा हो तो अभी यूके में a patient has completed 50 years of transplant in year 24, I guess. So that was circulating on social media. तो 50 साल किसी ने सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के पूरे किए और वो किडनी अभी भी चल रही है। तो इट्स ए रेंज, बट अगेन कमिंग बैक टू बेसिक थिंग, ये कंपैरिजन इज विद द पेशेंट्स हु आर ऑन डायलिसिस। क्योंकि अगर आप डायलिसिस भी नहीं करा रहे और ट्रांसप्लांट भी नहीं करा रहे, फिर तो आप कुछ दिन भी सर्वाइव नहीं करोगे। बट जिसने ऐसे डायलिसिस कराया, दे गॉट वीकन एंड वीकेंड, तो उसके बाद ट्रांसप्लांट हो सकता है उनका? हो सकता है, ट्रांसप्लांट कभी भी हो सकता है। ईच एंड एवरी पेशेंट इज एलिजिबल फॉर ट्रांसप्लांट। कोई ऐसा स्टेज नहीं होता जिसमें ऐसा हो जाए कि शायद ये अब इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा? कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को एक ऑर्गन दे रहे हो, उसके किसी फैमिली मेंबर से लिविंग से ले रहे हो, तो उसकी कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। एक्सपेक्टेड लॉन्जेविटी कितनी है। सपोज पेशेंट इतना क्रिटिकली इल है या इतना एल्डरली है या इतनी सारी और बीमारियों से ग्रस्त है कि आपको लग रहा है ये 6 महीने 8 महीने 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उसमें मेडिकल साइंस जो है ट्रांसप्लांट की इजाज़त नहीं देता। सो देयर हैज़ टू बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि वो ट्रांसप्लांट होने के बाद कितना सर्वाइव करेंगे, क्या वाकई ही ये ट्रांसप्लांट उनकी लाइफ में ईयर्स ऐड कर रहा है और उन ईयर्स में लाइफ ऐड कर रहा है। बट जस्ट इन केस, जैसे आपने बताया कि प्रोबेबली किसी की जिसकी 1 साल के अंदर शायद रिजेक्ट हो गया कुछ, तो उस केस में फिर वापस ट्रांसप्लांट कर? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत कम कंडीशंस हैं हु आर नॉट कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट। बाकी कि उसका रूट कॉज क्या रहा पहली किडनी ना चलने का, उन फैक्टर्स को हम अगर एड्रेस कर सकते हैं तो सेकंड ट्रांसप्लांट होता है, थर्ड ट्रांसप्लांट भी होता है, दुनिया में होता है। एंड दूसरा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बिना एक होता है कि किसी को कोई एक्टिव कैंसर नहीं होना चाहिए शरीर में, या एक्टिव इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए, या ऐसी सीरियस इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए हु आर थ्रेट टू देयर लाइफ। तो उसमें फिर आप ट्रांसप्लांट करके यू कैन एक्चुअली वर्सन द प्रॉब्लम और यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। बट इसमें सर जो मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स बहुत देते हैं, तो उस केस में फिर लोगों को इन्फेक्शन बहुत होने के चांसेस होते हैं। हाउ डज दैट वर्क? नहीं, ये बहुत नहीं होता, वो हमें टाइट्रेट करना है। देखिए बेसिकली एवरीथिंग इज वी हैव टू, दैट इज द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। हाँ, दैट इज द जॉब ऑफ ए डॉक्टर। तो अब बॉडी के लिए जो भी ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं, इट इज ए फॉरेन बॉडी, इट इज लाइक ए बिग बैक्टीरिया, यू कैन से कि वो बॉडी में अपना नहीं है। बॉडी हैज दिस कैपेसिटी ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, है ना। तो दे कैन डिफरेंशिएट, जो कि हमारी इम्यूनिटी का बेसिस है ना। तो हमें कोई इन्फेक्शंस होती हैं बैक्टीरिया की, वायरस की, तो बॉडी उससे कैसे लड़ती है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर पाती है ये मेरा अपना है, ये पराया है। तो पराये को वो इम्यूनिटी से फाइट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दिस सेम कंसेप्ट अप्लाइज ऑन ऑर्गन्स एज वेल। तो ये जो हम टेस्टिंग करते हैं, जो अभी आपको कहा टिश्यू मैचिंग करते हैं, उसमें यही सब कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि कितनी बॉडी की प्रोबेबिलिटी है इसको नॉन सेल्फ डायग्नोज करने की या सेल्फ लेने की। जितना क्लोजली रिलेटेड डोनर और पेशेंट का रिश्ता, ब्लड रिलेशन जो है, तो उतनी रिजेक्शन की संभावना कम होती जाएगी, उतनी उनकी नीड फॉर इम्यूनोसप्रेशन भी कम रहेगी। बट इम्यूनोसप्रेशन सबको चलेगी, एंड दैट इज ऑलवेज मॉडेस्ट। ठीक है, वो एक टाइट्रेट करके उसका एक बैलेंस बनाया जाता है कि अननेसेसरी इन्फेक्शंस को अवॉइड किया जा सके और रिजेक्शंस को भी अवॉइड किया जा सके। बट ये सब लाइफ टाइम मेडिसिन्स होती हैं? मेडिसिन्स आर लाइफ टाइम, मेडिसिन्स आर लाइफ टाइम। ओके। उनकी डोज टाइट्रेट होती रहती है विद एवरी पासिंग डे, विद एवरी पासिंग मंथ, विद एवरी पासिंग ईयर। इम्यूनोसप्रेशन का लेवल कम होता जाता है क्योंकि बॉडी अडॉप्ट कर लेती है उस किडनी को। उसकी जैसे जैसे टाइम निकलता है, मैक्सिमम रिस्क ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन
ऑर्गन्स जो है वो इनिशियल टाइम में है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा बॉडी उसको एडजस्ट करके दी जाएगी। बट एक सर, एक बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो लोग जो जैसे होता है ना कि आप एज अ डॉक्टर यू नो लॉट ऑफ पीपल गूगल अ लॉट, दे रीड अ लॉट, सो हमेशा हर चीज ऐसे बोली जा रही है कि जैसे 10 साल में यू विल गेट अ क्योर फॉर एवरीथिंग। जैसे अभी स्टेम सेल्स का स्टडी है कि शायद किडनी को, जहां जैसे आपने बताया कि इट्स प्रोग्रेसिव एंड इट इज वंस डैमेज कैन नॉट बी रिवर्स। डू यू थिंक ऐसा कुछ आएगा कि probably 10 years down the line there will be some advancement where probably the damaged kidney can also be एडवांसमेंट्स reversed? डेफिनेटली आ रही हैं। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि किडनी डैमेज बंद हो जाएगा, वी आर ऑन द राइज। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 साल पहले अगर 10% इंडियन पॉपुलेशन सीकेडी से सफर कर रही थी, आज वो 15% की रेंज में है, एंड दिस इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, है ना। और उसको थामने का, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, वो तो होना ही होना है, बिकॉज वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू अ बैड लाइफस्टाइल, है ना। लाइफ स्ट्रेसफुल होती जा रही है, डाइटरी हैबिट्स खराब होती जा रही हैं, एक्सरसाइज कम होती जा रही है। जो हमारा बेसिक एसेंस था, जो अगर हम इंडिया की बात की जाए, अगर आप 100 साल 200 साल पहले की बात की जाए, तो एवरीबडी वाज ए लेबरर। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो खुद हाथ से काम करती थी, है ना। तो वो प्रोफेशनल्स थे सारे, जो ह्यूमन लेबरर्स थे, जो काम करते थे। तो इस वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस कम होती थी। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस वैसे बढ़ रही हैं कि हमारा खान पान खराब हो रहा है, हमारी एक्सरसाइज कम हो रही है, हमारा लाइफ स्ट्रेसफुल हो रही है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। लाइफ फास्ट होगी तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है उससे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी लॉन्जेविटी बहुत बढ़ गई है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो आई गेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज समवेयर अराउंड 37-40 ईयर्स। जो इंडियन इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो इतनी थी। आज वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 के करीब है। तो आज से 100 साल पहले, 40 साल पे अगर ये माना जाता था कि 40 साल पे अगर डेथ हो रही है तो वो अपना जीवन काल पूरा करके गया है, और आज हमें 70s पे भी लगता है कि वो थोड़ा जल्दी चला गया, है ना। तो जैसे जैसे हमारा लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ रही है, हमारा जीवन काल लंबा हो रहा है, तो उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, हर चीज में वेयर एंड टेयर हो रहा है, सारे ऑर्गन्स पुराने हो रहे हैं, वो भी घिस रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन बीमारियों ने तो बढ़ना है। रही बात एडवांसमेंट्स की, एडवांसमेंट्स डेफिनेटली हो रही हैं। अगर डायलिसिस की बात करें, क्वालिटी ऑफ डायलिसिस इंप्रूव हो रही है। जो उसके बुरे इफेक्ट्स हैं वो विद एवरी न्यू इनोवेशन वो कम हो रहे हैं, उनके फायदे बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं। और ट्रांसप्लांट में देयर हैव बीन ह्यूज एनॉर्मस वो एट एवरी लेवल यहाँ पे बहुत रिसर्च हुई है, दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में कम हो रही हैं, रिजेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं, तो इन्फेक्शंस कम हो रही हैं। दे आर मोर टू द पॉइंट, टारगेटेड थेरेपीज आर देयर। टेस्टिंग के तरीके बेटर हो रहे हैं, जिससे हम पहले ही रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी को कम कर रहे हैं। जो सेंसिटाइज्ड पेशेंट्स हैं वो रूल आउट हो रहे हैं कि टेस्टिंग इतनी अच्छी है, वो पहले ही हमें बता रहा है कि इस पर्टिकुलर डोनर के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम उसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। देन सर्जिकल टेक्निक्स रिफाइन हो गई हैं, हाँ, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत मिनिमाइज हो गई हैं। और अभी जो फ्यूचर आ रहा है, अगर आपने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में पढ़ा हो, तो रिसेंटली जैसे पिग की किडनी, एक मॉडिफाइड जो पिग किडनी थी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड यूएसए में, तो इनिशियल किडनीज कुछ दिन के लिए चली, फिर सेकंड किडनी कुछ हफ्तों के लिए चली। अभी जो एक है वो 9 months 273 days कंप्लीट किए यूएसए में, है ना। तो इसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांट, के किसी और स्पीशीज का ट्रांसप्लांट। दैट कैन बी द फ्यूचर, दैट कैन बी द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कब, 5 साल बाद, 10 साल बाद, बट जितना रैपिडली हो रहा है डेफिनेटली विल, एटलीस्ट हम अपने जीवन काल में, आई एम वेरी होपफुल कि हम ये सब देख पाएंगे और करेंगे, है ना। तो वो जो गैप है हमारा डिमांड सप्लाई का, वो इन्हीं चीज़ों से कम हो सकता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड या आर्टिफिशियल। बट अगर हम कहें कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो तो मुझे नहीं लग रहा, वो तो बढ़ने वाली हैं। बट इसमें मेरे को सर एक क्वेश्चन बहुत कांस्टेंट आ रहा है बार बार जब आप मेरे को ये बता रहे हो ट्रांसप्लांट का, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप व्हाइल यू से इट। आई फील इट कि जब जो जितना एक स्कैरी पार्ट है ऑफ किडनी फेलियर, बिकॉज सिर्फ एक फिल्टरेशन का नहीं, उसके ऊपर भी बहुत काम कर रही है। तो बट
किडनी ट्रांसप्लांट इज अ बिग होप फॉर पीपल, बट उसमें क्या होता है, जो लोग वेट करते रहते हैं, मतलब बहुत बार कंफ्यूजन, जैसे आपने बोला एंड है, लाइक स्टेज 5 एंड है, अब खराब हो गई है, अब तुम्हें कुछ कराना चाहिए. इज देयर समवेयर कि यू नो नाउ इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज, बढ़ रहा है तो अभी करा लो जिससे बाकी बॉडी में और इश्यूज ना हो, वीकनेस ना हो, ऐसा कोई एक स्टेज है कि जिसपे आप बोलो कि अब इधर से आप सोचना स्टार्ट कर दो एंड गो फॉर ट्रांसप्लांट, समथिंग लाइक दैट? पेशेंट एंड स्टेज किडनी फेलियर में चला गया है और डायलिसिस पे आ गया है, तो ही इज एलिजिबल कैंडिडेट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट. जिसको बोल दिया कि आपको डायलिसिस तो कराना ही पड़ेगा. है, हाँ, उसको जरूरत है, एंड ही इज एलिजिबल विद फ्यू एक्सेप्शंस जो हम पहले बात कर चुके हैं. तो उसके बाद अब अगेन डिपेंडिंग ऑन फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर्स, या वो कितना अच्छे से डायलिसिस टॉलरेट कर पा रहे हैं. कुछ पेशेंट्स हु आर हैप्पी एंड हु आर टॉलरेटिंग वेल, उनको डायलिसिस के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आ रहे ना, दे आर टॉलरेटिंग इट वेल, तो दे कैन डिले इट ना, दे कैन लिव ऑन द डायलिसिस जब तक हैं. कुछ लोग हैं अब डायलिसिस बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं कर पाते, बॉडी डायलिसिस होने के बावजूद भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उनको बार बार निमोनिया होता है, वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं. जो एक्सेसिव फ्लूइड है जो किडनी ने निकालना था, अगर वो फ्लूइड्स नहीं निकलेगा तो उसका डायरेक्ट लोड हार्ट पे पड़ता है. तो बहुत पेशेंट्स में हमें देखता है कि हार्ट की फंक्शनिंग विद पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती जाती है, हार्ट वीक होता जाता है, या लंग्स में पानी चला जाता है, फेफड़ों में, जिसको पल्मोनरी एडीमा बोलते हैं, उससे सांस लेने में दिक्कत है. तो ये सब चीज़ें उनको, पेशेंट्स को, किसी को निमोनिया हो रहा है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं. डायलिसिस करवाने के बावजूद भी दे आर नॉट इन टू गुड हेल्थ. तो ऐसे पेशेंट्स को जल्दी ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए. जो रीजनेबली अच्छा कर रहे हैं वो वेट कर सकते हैं. सो इंडियन पॉपुलेशन इज अ वेरी वेरिड पॉपुलेशन. एवरी किडनी पेशेंट इज ए पोटेंशियल candidate for kidney transplant, because transplant gives you a better quality of life, better life, longer life in each and every aspect. So sir, I have a छोटा सा segment for you. This is basically know your organ segment. आइडिया ये है कि अब अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं तो एक बेसिक चीज लोगों को पता है कि किडनी है जिसका काम है फिल्टरेशन करना, बुरी चीजों को निकाल दो और यूरिन के उसमें पास आउट कर दो. दैट्स ऑल वी most of the people know. So I have few facts that I read कि किडनी ये भी करती है और ये भी करती है. I'll just read it out. आप उसमें please add on कीजिएगा whatever you think is right. How does that function works? So kidneys love their blood flow. They reabsorb and redistribute 99% of the blood volume throughout the body, leaving the 1% of the filtered blood to become urine. True? बिल्कुल. सारा बेसिकली 1% या जो भी जो अनवांटेड चीजें हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं, बाकी ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग. तो ये ब्लड को भी फिल्टर करता है पूरा, किडनी को ही फिल्टर करता है. उसी में से एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम खाना खा रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होता है, लीवर उसमें से निकालता है, फिर वो ब्लड में ऐड कर देता है, एंड देन दे गो टू हार्ट पंप्स इनटू द आर्टरीज से वो किडनीज निकाल लेती हैं, किडनी में से फिल्टर कर लेती हैं, वापस हार्ट में भेज देती हैं. तो दिस इज ए कंटिन्यूअस मशीन. देखिए, जो भगवान ने बना के भेजी है वैसी मशीन तो दुनिया में बन नहीं. या मतलब दिस इज द मोस्ट फुल प्रूफ मशीन. किडनी स्टोन्स आर ऑलवेज ड्यू टू कैल्शियम. नो, दिस इज नॉट ट्रू. दे आर मोस्टली ड्यू टू कैल्शियम, बट ऑल स्टोन्स आर नॉट कैल्शियम. ओके, सो व्हाट्स द मेन रीजन? जैसे एक अब ये मिथ है, फैक्ट है, आई डोंट नो, कि पानी कम पीना इज द रीजन. देखिए, पानी कम पीना इज नॉट द रीजन. बेसिकली वो हमारी जेनेटिक टेंडेंसी है. सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टेंडेंसी टू स्टोन फॉर्मेशन. जिनको बनते हैं उनको अक्सर बार बार बनते हैं, जिनको नहीं बनते, एक फैमिली है, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए सेम एनवायरनमेंट है, सेम टेम्परेचर है, सेम काइंड क्वालिटी ऑफ वाटर है ना, गर्मी सर्दी सेम है, बट एक बंदे को स्टोन्स बनने हैं, दूसरे को नहीं बन रहे, तो इट इज बिकॉज उनकी जेनेटिक टेंडेंसी है. बनता क्या है, बट व्हाट इज इट जो स्टोन बन जाता है? देखिए, वो हमारी बॉडी के ही ब्लड में से फिल्टर्ड वो होते हैं. मोस्टली दे आर कैल्शियम बेस्ड. 90% स्टोन्स आर कैल्शियम बेस्ड, बट उसके सिवा यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शन बेस्ड स्टोन्स होते हैं जैसे सिस्टीन स्टोन्स. दे आर जेनेटिक डिजीजेज, न्यूबॉर्न बच्चों में होते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसी कमी है जो कि वो कुछ अनवांटेड पदार्थ जो है हमारे ब्लड में से वो किडनी में जमने लगते हैं. तो इस टाइप दे आर डिफरेंट, बट दे आर एंडोजीनस फॉरेन बॉडीज. एंडोजीनस यू अंडरस्टैंड के बॉडी के अंदर ही बनी है,
हमारी बॉडी के अंदर बनी है, बट दे आर फॉरेन बॉडीज. सो यू हैव टू रिमूव इट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लोग वो कहा गया जब मैं था पानी पी के निकाल दूंगा, बियर पी के पानी निकाल बिल्कुल दूंगा. हेल्प करेगा आपको. हाँ. पानी जिनकी नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज और जिनको स्टोन है, अगर वो पानी का सेवन अधिक करेंगे तो उनकी टेंडेंसी जो है स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी को कम किया जा सकता है. बट ऐसा नहीं है कि हर वो इंसान जो पानी कम पीता है उसको स्टोन्स बनेंगे, या हर वो इंसान जो पानी ज्यादा पिएगा उसको स्टोन नहीं बनेंगे. Makes sense. Detox juices or drinks can cleanse your kidneys. नहीं, देखिए जो दुनिया का सबसे फुल प्रूफ डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है उसको कोई कैसे आप बाहर की डाइट से डिटॉक्सिफाई कर सकते हो? दीज आर ऑल मिथ्स. Oh, okay. People with kidney disease should stop drinking milk and milk products. No, this is also not correct. This is a very big myth. This is not. Majority of the stones are calcium based stones, but milk and milk products are not the only calcium source. Milk, especially in Indian background, milk is a very important source of animal proteins. जो vegetarians लोग हैं, otherwise उनको animal proteins का exposure नहीं होता, तो milk is a very good source of modest intake of everything is okay. बाकी आपको expert advice आपके doctors देंगे कि who are those patients who need to restrict the calcium, who are those patients who need to have. There are certain situations जहाँ kidney stone है और आपको actually हम patients को calcium intake बढ़ा देते हैं, ऐसी भी situations है. Okay. Once kidney is damaged, dialysis is the only option. You have answered it already. Yeah, it is. ऐसा नहीं है. सब किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस की जरूरत नहीं है. ये उनकी किडनी की स्टेज और रीजन ऑफ किडनी फेलियर पे डिपेंड करता है. और अगर कोई एंड स्टेज किडनी फेलियर की बात करें तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दो ऑप्शंस हैं. Anatomy. The right kidney is usually smaller and placed lower in the body than the left kidney. Partially true because it is mostly lower than the left kidney. क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर बॉडी की ऐसी है, वहाँ लीवर आ जाता है तो लीवर इसको पुश कर देता है. Liver is the largest, right? नहीं, liver is a separate organ. हाँ, yes, largest liver is organ of larger body. in dimensions. अगर हम dimensions की बात करें हैं तो it is, तो इसलिए most of the times right kidney is lower than left kidney. Placement की बात की जाए, but this is not true that right is smaller than left. Acha, this is not true. Okay. If a child is born without a kidney, the other one will grow and weight the same as two kidneys put together. देखिए, हाँ, उसमें एक हम कहते हैं कि कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, बॉडी उसको अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है. कोई बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ हुआ है तो एक हाथ कमजोर है तो यूजुअली यू विल सी कि दे आर वन हैंडेड, तो दे आर मच मोर स्किल्ड, देयर दैट हैंड इज मच मोर स्किल्ड. एक आंख की आई साइड कमजोर है तो दूसरी आई बहुत स्ट्रांग हो जाती है. सेम वे अगर एक किडनी कमजोर है या एक एब्सेंट है तो दूसरी किडनी यूजली स्ट्रांग हो जाती है. बट इट इज नॉट अबाउट के हम फिजिकली कहें कि वो दो के बराबर है या नहीं है, बट दे आर स्ट्रॉन्गर, लार्जर, बल्कियर देन पर्सन जिसको दो फंक्शनिंग किडनीज होंगी. एक को अगर कोई बीमारी नहीं, उसको बोलते हैं कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी. तो बॉडी ने उसको कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी कर दी है. एफिशिएंसी में बेटर हो जाती है. Yes. Got it. वो दैट मे बी 1.5 times of the original kidney or whatever, but they are usually larger. Your body waits until your bladder is half full before you go to the bathroom. How does that function works? No, that is, we usually get sensation. We may get initial first sensation जिसको हम कहते हैं कि जब when it is above the half fill. But otherwise, when it is full, that gives us a strong urge to urinate. Kidney also activate vitamin D in your body, but only as a last resort. It does? It activates, और जब भी हमारी किडनी डैमेज होती है तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी वो मैच्योर नहीं हो पाता. दैट इज वाई किडनी पेशेंट्स को विटामिन डी की फंक्शनल डेफिशिएंसी रहती है. इस पे सर पर एक ऑपोजिट मैंने ये भी पढ़ा है फिर कि अगर सपोज ये जो लोग शायद गलती भी करते हैं कि जिसको विटामिन डी की किडनी इश्यूज की वजह से फॉर एग्जांपल कमी आ गई, देन दे स्टार्ट टेकिंग इंजेक्शंस, और वो इंजेक्शंस ले जो भी कैल्शियम इंजेक्शंस और ऐसे सारे जो दवाइयां हैवीली लेते हैं, एंड देन दैट कॉजेज मोर किडनी डैमेज. वो देखिए, वो तो है ही अनसुपरवाइज्ड, या आप सेल्फ मेडिकेशन में जाओगे तो यू कैन डेफिनेटली हार्म योरसेल्फ. बट अदरवाइज विटामिन डी डेफिशिएंसी इज मच मोर कॉमन जो हम सोचते हैं. और किडनी पेशेंट्स में इट इज़ ए फंक्शनल डेफिशिएंसी, क्योंकि वो विटामिन डी
जो फंक्शनल फॉर्म में होता है वो नहीं पहुंच पाता, बट दैट कैन बी इजिली रिप्लेस्ड। अभी इस पे तो बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत एडवांसमेंट हुई है। देयर आर वेरी इजी सैशेज और स्मॉल 5 ml ampules or vials. Everybody can replace it by getting it tested. Last, people who live at high altitudes may have larger kidneys than those who live at lower one. No, this is not very true. These are just all the facts that actually are जो मैंने जितना किया that are written कि kidney actually ऐसे different anatomy and different चीजें हैं जो लोगों के होता है. Kidney size will depend on your overall stature of the body. क्या size है आपका, क्या BMI, क्या height है, क्या weight है. Person who is weighing 80 kg and is totally fit with a normal 25 BMI, and on the other side there is a small stature lady who is weighing 45 kg, but she's also having a BMI of 24-25. Definitely 80 किलो वालों की किडनीज थोड़ी बड़ी होंगी अच्छा as compared to छोटे वाला. तो that depends on your entire size की बात की जाए तो, but both will be equally healthy. Both kidneys will be equally healthy for that particular person, for that particular individual. तो ये तो सर चलो मैंने खुद से ढूंढ के जितने मुझे दिखे कि 6 फुट के इंसान की किडनीज लंबी होंगी एज कम्पेयर टू 5 फुट. दिस इज न्यू, आई डिडंट नो. आई थॉट कि मतलब जितना मेरे को पता था कि हमारे सारे ऑर्गन्स उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में बड़े हैं ना. हमारे अच्छा हाथ भी तो बड़े होंगे लंबे इंसान के. तो जिनके ऑर्गन्स बड़े थे यार अच्छा उनके हाँ उनके लिए अच्छा है, बट हाँ उनके लिए अच्छा है जब तक वो हेल्दी हैं. जब तक वो अगर कोई किडनी बीमारी से ग्रस्त है तो वो बड़ा भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है उसकी डैमेज होने की. ऐसा नहीं है कि बड़ी किडनी लेट डैमेज होगी अगर उनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है. तो एवरीथिंग उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा है. जो 80 kg का पर्सन इंसान है, 6 फुट लंबा है, तो उसकी बॉडी के ओवरऑल वेयर एंड टेयर भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा है. उसी हिसाब से उसकी बॉडी की किडनी लंबी है. जो 50 किलो का है, 40 किलो का है, फिट एंड हेल्दी है, उसकी उसी प्रोपोर्शन में उसकी बॉडी का वेयर एंड टेयर कम है. तो वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई थिंक लोग जनरली यही समझते हैं that कि doesn't mean साइज कि तो सेम ही taller होगा. person is less prone to diseases. ऑफ कोर्स. लास्ट चीज, अगर सर कोई जो देख रहे हो कोई पेशेंट है जो प्रॉब्ली सेकेंड और थर्ड स्टेज पे, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज, लास्ट चीज आप उनको जो एक होप देते हुए कि व्हाट शुड बी द मंत्रास, बिकॉज यू सी पेशेंट्स डे इन एंड डे आउट हु इज सफरिंग थ्रू दिस, तो मिस्टेक्स और मंत्रास आप क्या बोलोगे कि यू शुड डू दिस एंड यू शुड नॉट डू दिस टू जस्ट डिले द एडवांसमेंट? मंत्रा इज के सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करो, गूगल करके खुद को खराब ना करो. एंड इफ़ यू आर एट रिस्क और यू आर ऑलरेडी हैविंग कि आपको कुछ पता चला है कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले इमीडिएटली कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट. दैट इज द मंत्रा. देयर इज नो शॉर्टकट, है ना. और पता नहीं क्यों इंडिया में ऐसा है, हम हर चीज में एक्सपर्ट के पास जाते हैं, बट एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न मैं देखता हूँ सब में उनको लगता है कोई नहीं मैनेज हो जाएगा, केमिस्ट से वो सेल्फ मेडिकेशन से चलता है. इन्फेक्शन हुआ, अरे पानी कम पिया होगा, कोई बात नहीं, पानी ज्यादा पी लेती हूँ तो ठीक हो जाएगा. द बेसिक माइंडसेट. या थैंक यू सो मच सर. आई मीन trust me sir, this episode is something where you have given a lot of hope to people, क्योंकि जो पहला पार्ट था शायद उसमें बहुत स्कैरी पार्ट भी आपने बताया कि एक्चुअली जब अगर इस स्टेज पे आ चुके हैं और अगर डायलिसिस की साइड पे भी जा रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ स्कैरी थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू, बट देयर इज अ लॉट ऑफ होप ऑल्सो, एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप अगर एक इंसान भी इस अवेयरनेस को समझ के ट्रांसप्लांट के लिए अपने आप को रजिस्टर कराए, और दूसरा अगर ऐसा कोई सफर कर रहा है तो उसे एटलीस्ट बताए कि ट्रांसप्लांट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. तो आई थिंक आवर वर्क माइट बी डन देयर. सो थैंक यू सो मच. आई वुड से टू जाइडस ऑल्सो फॉर गिविंग दिस लाइफ का फिल्टर. आई मीन फिल्टर वर्ड से ही किडनी रिलेटेड है, तो लेट्स फिल्टर दैट आउट एंड मेक इट अ बेटर थिंग. बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल एडवाइस, फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट्स, है ना, ये सब यहाँ लाने के लिए और लोगों के तक पहुँचाने के लिए. थैंक यू.